Good morning. Welcome to video lecture program of ABC College of Education. Myself AK Jha, Assistant Professor, ABC College of Education, Neura, Patna. Today we will going to discuss about discipline, which is related to B.Ed first year curriculum. After this video lecture, you will be able to explain what is discipline, the nature of discipline, and various approaches to discipline. So let's begin. At first हमें ये समझना होगा कि डिसिप्लिन होता क्या है। सामान्य अर्थों में डिसिप्लिन को दो रूपों में कैटेगराइज किया जाता है, एक सामाजिक अनुशासन और दूसरा अकादमिक अनुशासन। आज के क्लास में हम एकेडमिक अनुशासन या एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एकेडमिक डिसिप्लिन को समझने के लिए हमें सब्जेक्ट के कंसेप्ट को रिकॉल करना होगा। सब्जेक्ट को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट जो होता है वो बंच ऑफ नॉलेज होता है या इंफॉर्मेशन का एक पैकेट होता है। बट यहाँ पे एक इसेंशियल कंडीशन होता है कि ये सारे इंफॉर्मेशन आइडेंटिकल हो। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज यदि हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो बंच ऑफ नॉलेज जो होगा वो आइडेंटिकल होने से हमारा आशय है कि हिंदी के सब्जेक्ट में हिंदी से रिलेटेड चीज़ें ही शामिल की जाएंगी, तभी हम उसे बंच ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट की संज्ञा देंगे। अदरवाइज हम उसे एक सब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं रखेंगे। फॉर अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक मैथ्स। यदि हम मैथ्स सब्जेक्ट की बात करते हैं या मैथ्स के सब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं तो हमें मैथ्स से रिलेटेड चीज़ों को उसमें शामिल करना होगा, तभी हम एक मैथ्स सब्जेक्ट का निर्माण कर पाएंगे। अब इसी कंसेप्ट को हम एकेडमिक डिसिप्लिन में या अनुशासन के संदर्भ में कैसे प्रयोग करते हैं। एक सब्जेक्ट में जितने सारे गुण होते हैं वो सारे गुण एक अनुशासन में पाया जाता है, यानी कि अनुशासन भी एक इंफॉर्मेशन का पैकेट होता है, एक आइडेंटिकल नॉलेज का पैकेट होता है। बट यहाँ पे एक अलग सी स्पेशलिटी ऐड होती है, वो है रिसर्च इंटरेस्ट या रिसर्च एरिया। इसे समझने के लिए हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट जो होता है वो अनुशासन का एक लघु रूप होता है, वहीं दूसरी तरफ अनुशासन एक विस्तृत आयाम होता है जो हमें रिसर्च के लिए एरिया प्रोवाइड करता है या रिसर्च के अवसर प्रोवाइड करता है, खोज के लिए अवसर प्रोवाइड करता है। सामान्य अर्थों में जिन पेपर्स को या जिन सब्जेक्ट को हम स्कूली जीवन में सब्जेक्ट कहते हैं वही हमारे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पे डिसिप्लिन के नाम से जाने जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमें उन सारे पेपर्स में उन सारे अध्ययन के क्षेत्रों में रिसर्च के अवसर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सामान्यतः अनुशासन में उन सारे सेट ऑफ नॉलेजेस को जगह दी जाती है, स्थान प्रदान किया जाता है जो आपको आगे चल के खोज के लिए प्रवृत्त करते हैं। अनुशासन को सीखने या ज्ञान की एक शाखा के रूप में समझा या जाना जाता है। यह सीखने के एक संगठन और नए ज्ञान के व्यवस्थित उत्पादन के लिए एक तकनीकी शब्दावली है। गौर करने वाली बात है कि ज्ञान को यहाँ एक व्यवस्थित उत्पादन की प्रक्रिया के रूप में शामिल किया गया है, यानी कि अनुशासन वो है जो आपको नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के लिए अवसर देता है। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डिसिप्लिना से हुई है, जिसका आशय है अधिगम, अनुशासन और निर्देशन। एक परिभाषा के माध्यम से हम इसे थोड़े और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जॉन वाल्टन ने इस अनुशासन को परिभाषित करने की कोशिश की है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुशासन से मेरा तात्पर्य अवधारणाओं, तथ्यों और सिद्धांतों से बनी विषय वस्तु से है जो व्यवस्थित रूप में पढ़ाया जा सके। यहाँ पे तीन चीज़ों को शामिल किया गया है, कंसेप्ट, फैक्ट्स एंड थियरीज। ये सारे आइडेंटिकल होने चाहिए, तभी हम किसी
डिसिप्लिन को डिसिप्लिन का नाम देंगे, अदरवाइज ये एक बिखरा हुआ नॉलेज होगा जिसका डिसिप्लिन के एरिया में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुशासन विषय वस्तुओं का एक निकाय है या एक सिस्टम है जो शिक्षण योग होता है, यानी कि हमेशा आपके सीखने को उन्नत करता रहता है या उसके उन्नयन के लिए प्रयासरत रहता है। आने वाले स्लाइड्स में हम नेचर ऑफ डिसिप्लिन के बारे में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। नेचर ऑफ डिसिप्लिन से हमारा आशय है कि हम डिसिप्लिन को और अधिक जानने के लिए जिन प्रत्ययों का सहारा लेते हैं उसका अध्ययन नेचर ऑफ डिसिप्लिन कहलाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, अनुशासन का तात्पर्य एक क्रमबद्ध, संगठित व व्यवस्थित प्रक्रिया से है। क्रमबद्ध, संगठित व व्यवस्थित। कभी भी आपने किसी भी डिसिप्लिन या सब्जेक्ट में नॉलेज को बिखरा हुआ नहीं देखा होगा, हमेशा आपने उसमें एक क्रमबद्धता देखी होगी, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर देखा होगा। फॉर एन एग्जांपल, यदि आप हिंदी की क्लासेस में बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपने वर्ण सीखा, फिर उन वर्णों को मिलाकर शब्दों का निर्माण सिखाया गया और फिर इन शब्दों को मिलाकर वाक्यों की संरचना सिखाई गई। तो ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया थी। ठीक इसी प्रकार से यदि हम गणित में बात करें तो सबसे पहले हमें जोड़ना सिखाया जाता है, फिर हम घटाना सीखते हैं, इसी प्रकार फिर गुणा करना या भाग करना सीखते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमेशा क्रमबद्ध होती है, कभी भी हम इसके क्रमबद्धता को तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि यदि हम इंफॉर्मेशंस को या नॉलेज को जिक जैक वे में या रैंडम वे में सीखते हैं तो फिर वो बहुत अस्थायी नहीं होता है या फिर उसका कोई महत्व नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है, अनुशासन सीखने से संबंधित होता है। हमेशा अनुशासन हमारे अधिगम अनुभवों को संपुष्ट करने की कोशिश करता है। तीसरा पॉइंट है, अनुशासन सीखने में क्रमबद्धता देने से संबंधित है। अनुशासन हमेशा ये प्रयास करता है या अपने कंटेंट को इस तरीके से व्यवस्थित करता है कि आप उसे जिक जैक वे में ना सीखें बल्कि एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में सीखें, ताकि आप उसका भविष्य में उपयोग कर पाएँ, अपने जीवन से उसे संबंधित कर पाएँ। अनुशासन सीखने के उद्देश्य से ज्ञान के संगठन का निर्माण करता है। ज्ञान के संगठन से क्या आशय है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यदि आप साइंस डिसिप्लिन की स्टडी कर रहे हैं तो आपको साइंस से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाएगी, न कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। ठीक इसी तरीके से यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए साइंस डिसिप्लिन का कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। ऐसे केसेस में आपके डिसिप्लिन में हमेशा इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ों को ही शामिल किया जाएगा। तो ज्ञान के संगठन का अर्थ हो गया कि हम जिस चीज़ को तवज्जो दे रहे हैं या जिसके छात्र हैं या जिस विषय में हम या जिस अनुशासन में हम रिसर्च करना चाहते हैं या आगे जाना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ें हमें सिखाई जाती है। ये अनुशासन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि अनुशासन हमें रिसर्च के लिए एरिया प्रोवाइड करता है। ये बंच ऑफ नॉलेज या सेट ऑफ नॉलेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब हम समझेंगे वेरियस अप्रोचेस टू डिसिप्लिनरी स्टडी। जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के निर्माण में उसकी अपनी अपनी सीमाएं होती है। जैसे हिंदी के सब्जेक्ट को इंग्लिश के सब्जेक्ट में मिक्सअप नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है उसके फॉर्मेशन का कोई अलग रीज़न रहा होगा। ठीक इसी तरीके से साइंस के सब्जेक्ट के फॉर्मेशन का या साइंस के डिसिप्लिन के फॉर्मेशन का अलग रीज़न रहा होगा। ठीक इसी तरीके से फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और वेरियस डिसिप्लिन्स के बनने के अपने अपने रीज़न रहे होंगे। लेकिन जब एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, इसके भी कई सारे कारण होते हैं। अलग अलग कारणों के होने से अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन के साथ अपनी सीमाओं का साझा करता है तो वो कुल 5 तरीके से अपनी सीमाओं की साझेदारी कर सकता है, जिसे यहाँ पे वेरियस अप्रोचेज के नाम से व्यवस्थित किया गया है। इसके 5 आयाम हैं,
interdisciplinary approach, multidisciplinary approach, transdisciplinary approach, क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच और इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच। आने वाले वीडियोस में हम इन पांचों एस्पेक्ट्स की डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।